मांग संख्या 27 और 28 पर मैं मेरी बात रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान की कल्पना की। राजस्थान के तमाम निवासी निरोगी रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय यहाँ नहीं विराजे हुए हैं। जब हमारे अस्पताल सारे खाली रहेंगे, डॉक्टर्स खाली रहेंगे, मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी सीएचसी पीएचसी सभी भर दी गई है। मैं आपको मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ की यदि बात करूं तो वहां सीएचसी राजलदेसर के अंदर 4 पद आज भी खाली पड़े हैं। छापर सीएचसी की घोषणा होगी, वहां पर एक डॉक्टर एक भी नियुक्ति नहीं की गई है। 2 डॉक्टर्स के सहारे नहीं हुई है। भाई इंद्राज जी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। माननीय सभापति महोदय, कैसे हम इस राजस्थान की निरोगी राजस्थान की कल्पना कर सकेंगे जब आपके पास में बार बार जब हम मिलते हैं, चिकित्सा मंत्री महोदय से मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर बता दो कौन सा, कहां से डॉक्टर लगाएंगे। हमारे पास में डॉक्टर थोड़ी है। डॉक्टर्स की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की है। चिरंजीवी योजना के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। इसमें केंद्र के पैसे के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। कोई बात नहीं, आप मत करो, आपकी सत्ता यहां पर है, आप जैसे भी आपका ध्यान जिस तरह भी जाए करो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है। चिरंजीवी योजना की मॉनिटरिंग में राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जिस उद्देश्य के साथ में ये योजना लागू की गई है, ये पूरी तरह से फेल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले चिरंजीवी वालों का इलाज करने से कतराते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर एक तलवार लटका दी गई है। प्रवर समिति के अंदर वो मसला है। ऐसी स्थिति के अंदर जब तक उसका निर्णय करके आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लोगे, वो वहां पर जाते हैं। मेरे से पूर्व कई वक्ता बता भी रहे थे, जाने के बाद में उनको भर्ती करने के बाद में धीरे धीरे उनके साथ में वो हाल किया जाता है कि दोबारा कभी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चाहे चिरंजीवी योजना हो चाहे अन्य कोई योजना हो, वो व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता है। और सरकारी अस्पतालों के हालात की तो मैं जिक्र करूं तो ये इतना लंबा चौड़ा पुलिंदा है जो बार बार समय समय के ऊपर, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो चाहे भास्कर अखबार हो, उन सब बड़े लीडर्स जो पेपर्स हैं, उन पेपर्स के अंदर इस सरकार की पोल कलई कई बार खोली है। अखबार ही नहीं इस सरकार की कलई खोल रहे हैं, बल्कि मेरे सामने बैठे हुए सत्ता पक्ष के अनेक विधायक साथियों ने भी, चाहे वो दबी जबान के अंदर खोली हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो और चाहे हमारे सभापति पैनल के माननीय चंदेलिया साहब हो, सबने इस सरकार की कलई खोलने की बात की है। और इनके ऊपर वो उनकी भाषा थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं विनम्र कि ये 1 साल में जनता क्लिनिक की बात करी थी, 3 साल में एक जनता क्लिनिक नहीं। मैं मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, अभी हमारी माननीय मनीषा जी यहां पर नहीं बैठी हुई है। मनीषा जी, अच्छा होता आप बात करती, आपके हाईफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत की, जो हमने पाठ्यक्रम के अंदर उनको शामिल किया था, वो हमारे हीरो थे। उनकी बात को इस सरकार ने आते ही उनको पाठ्यक्रम से हटा दिया। अच्छा होता आप जोधपुर की वो बात करती। अच्छा होता रावणा राजपूत समाज, जिस समाज से आप भी आती हैं, आज सड़क के ऊपर इस सरकार को रो रही है। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालात उनकी मांगों को सुनकर के उनके ऊपर फैसला करवाती, तब तो मैं समझता कि आप न्याय कर रही हैं। नहीं तो निश्चित रूप से आप सरकार को बचाने के लिए जिस तरह से बातें कर रही थी, ये सब असत्य बातें थी। मैं जनता क्लिनिक की बात हम लोगों ने की, 50 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है और सरकार आंख बंद करके बैठी रहती है। पीबीएम हॉस्पिटल का ये अखबार के अंदर कटिंग है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसमें रेडिएशन फिजिसिस्ट नहीं, 6 महीने से मशीनें लगा दी। मेरे रतनगढ़ के अंदर ट्रोमा सेंटर बनाया, मशीनें लगा दी, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर्स नहीं, उसके ऊपर ताला लगा दिया। जो मशीनें थी, लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें, वो धूल फाक रही है। और ये राजस्थान, ये पत्रिका की खबर है, नवज्योति की भी है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडिएशन फिजिसिस्ट नहीं, 6 महीने से धूल फाक रही है गामा मशीन। ये सरकार का नमूना है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और वायरोलॉजी कागजों में रह गई। ये सारी बातें मैं लंबी नहीं करूंगा क्योंकि समय कम रहता है, लेकिन बड़े ऑपरेशंस में चीरा लगाने वाली 14 लाख की मशीन ओटी से चोरी हो गई राठौड़ साहब।
ओटी से चोरी हो जाए, सरकार बच्चों को कुत्ते उठा करके ले जाए, नोच नोच करके खा जाए और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाए। पूरे राजस्थान को करीब 2/3 घोषणाएं अभी अधूरी हैं। ये सारी की सारी वो खबरें हैं, मैं मेरे मन से कोई खबरें नहीं कह रहा हूं, ये वो खबरें हैं जो राजस्थान की पोल खोलने वाली अखबारों के अंदर और प्रेस मीडिया के अंदर इतनी आई है, यदि मैं बताने लगूं तो 1 घंटा लगेगा। लेकिन अब आरजीएचएस के अंदर दवाओं की बात करें, कोई व्यक्ति आरजीएचएस के अंदर दवा लेने जाता है तो वो कहते हैं 1 दवा तो हमारे पास में है, 2 दवा है, ये बाकी दवाएं नहीं है। क्यों नहीं है भाई? फिर वो धीरे से कहते हैं एमएलए साहब आप बात उठाओ इसको, हमारा तो पेमेंट ही नहीं हो रहा है। 9-9, 10-10 लाख रुपए जो दवाई देने वाली दुकानें हैं उनका खाली अभी बाकी पड़ा रहता है, इसलिए वहां पर दवा नहीं मिलती है, मरीज इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। मैं रतनगढ़ जिला अस्पताल तो खोल दिया मंत्री महोदय, लेकिन जिला अस्पताल खोलने के बाद में उसमें सारे पद खाली पड़े हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था, मेरे यहां पर 5 जो डॉक्टर हैं वो अभी तक स्पेशलिस्ट खाली हैं, 40 में से 25 पद खाली हैं, अन्य चिकित्सा कर्मियों के 50 पद खाली पड़े हैं, बाकी सीएचसी पीएचसी सब खाली पड़ी हैं। मैं आप लोगों से सभापति महोदय आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रेमनगर और छाबड़ी मिट्टी ढाकावाड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया जाए, बहुत महती आवश्यकता है। और जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर उनको पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए, गोरीसर, जेगनिया, विधावतान, परसनेऊ, इनको पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए, लाछड़सर को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए और राजकीय अस्पताल और आदर्श सीएचसी राजलदेसर। अब आदर्श सीएचसी की बात करें, निश्चित रूप से आदर्श सीएचसी खोलने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए, आदर्श सीएचसी खोल तो दी, हमने भी अनुशंसा कर दी कि राजलदेसर को आदर्श सीएचसी बनाओ, लेकिन पिछले दिनों में वहां पर जाकर के आया था, अखबारों के अंदर भी पढ़ने को मिला होगा, आप लोगों को भी देखे होंगे, वहां पर एक डॉक्टर के सहारे उस आदर्श सीएचसी के अंदर सारा काम चलता है। पानी भर गया, मशीनें खराब हो गई, ये आदर्श सीएचसी है इस सरकार के अंदर। ऐसी स्थिति में दाऊदसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा और चिकित्सा कर्मियों के जो पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाना चाहिए। सभापति महोदय, जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर वो जो सीएचए हैं उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया था, उनके बारे में भी सरकार जल्दी से जल्दी फैसला लेकर के और वो काम उनका भी निदान करे। मैं कोरोना काल की बात आ गई, एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आप लोगों को पेश करना चाहूंगा। मैं स्वयं कोरोना ग्रस्त हो गया था मंत्री महोदय, और जो आपका सीतापुरा में जो अस्पताल है आरयूएचएस के अंदर मैं 17 दिन तक भर्ती रहा। अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता नाम लेकर के डॉक्टर सुधीर भंडारी का नाम ले रहे थे। सुधीर भंडारी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार डॉक्टर है। मैं सुधीर भंडारी जी की एक वानगी आपके सामने जो मेरे सामने घटित हुई है, वो मैं मेरे साथ घटित हुई है, वो मैं बताना चाहता हूं। विधायक था, रात को 2 बजे 1:30 बजे टीम के साथ में आते थे, हाउ आर यू एमएलए साहब, आई एम फाइन, चले जाते थे। एक दिन अचानक सुबह सुबह 15-20 डॉक्टर्स के साथ में मेरे बेड पे पहुंचे। मैं डर गया, क्या हो गया? उन्होंने कहा कैसे हो आप, ठीक हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूं। रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने लाल गोला कर रखा। मैंने कहा क्या हो गया, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? मेरे घर वालों को सूचित कर दिया, सबके फोन आने लग गए। मैंने कहा मैं ठीक हूं, मुझे क्या है। 2 इंजेक्शन उन्होंने ठोक दिए और पहले सारा डोज देने के बाद में 2 इंजेक्शन और लगाए। मैंने कहा कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, आप बोलिए मत एमएलए साहब। डॉक्टर सुधीर भंडारी 15 फीट दूर खड़े हो गए। उसके बाद में बोले टोसिलीजुमेब लाओ। टोसिलीजुमेब लाया, एक वो ठोक दिया, दोनों हाथों के अंदर वो लगा दिए। मैंने पूछा क्या हो गया, सब ठीक ठाक तो है? मंत्री महोदय, उस डॉक्टर की वानगी बताता हूं,
उन्होंने उसके बाद में इतनी दवाएं दी कि मेरा जी घबराने लगा। मैंने कहा हो क्या गया। थोड़ी देर बाद में वो 2 डॉक्टर्स की निगरानी में छोड़ करके चले गए। नर्सिंग कर्मी से मैंने वो मेरी सीट मंगवाई, उसके ऊपर कोई एक अभिषेक नाम के व्यक्ति की रिपोर्ट थी जिसमें डी डाइमर 700 था। उस 700 डी डाइमर को देख करके डॉक्टर सुधीर भंडारी ने, मैं इस पवित्र सदन में कह रहा हूं, उसने मेरे साथ में इतना अन्याय किया कि वो सारे इतने इंजेक्शंस ठोक दिए जो मैं आज तक झेल रहा हूं, मेरा शरीर झेल रहा है। उसके बाद में मैंने फोन किया डॉक्टर भंडारी को, मैंने कहा वेयर आर यू मिस्टर भंडारी? सर मैं यहां पर हूं। मैंने कहा कम फास्ट। तुरंत आए। आने के बाद में मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा होगा कि ये विपक्ष का विधायक है, इसको आज यही मारना है। क्या मतलब? मैंने कहा सीरियस रिपोर्ट। आप ठहरिए, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। तुम्हारा सुनिए मेरी बात, आ जाइए। एक मिस्टर मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, नाम लेकर के कह रहा हूं। अब बोलिए, सिर्फ चर्चा के लिए कहने वाले डॉक्टर भंडारी को, मैं सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखो, सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखो। विपक्ष में तुम्हारोगे क्या? मैं हिम्मत रखो। विपक्ष में तुम्हारोगे क्या? मैं एक मामले के लिए मुख्यमंत्री जी का नाम एडवांस सवाल मुख्यमंत्री जी का नाम भंडारी की जांच करो। सुनो जिम्मेदारी से जी का नाम क्या कह रहा हूँ, सुनिए आप बात, आप सच्चाई स्वीकार करो। आप सुनिए, आप आसन करिए, सच्चाई स्वीकार करो। हमारे सदस्य बिराजिए प्लीज परंपरा को निर्वहन करें। अधिकार है बोलने का। जिसके साथ में हुआ है ना, जिसके साथ में हुआ है वो जानता है। इसके तल पे बीतती है ना, वो जानता है। बिराजिए, आसन पैरों पर है। जिसके साथ में हुआ वो जानता है। बिराजिए, आसन पैरों पर बिराजिए। माननीय सदस्य बिराजिए, आप भी बिराजिए। जो भी रिलेवेंट पार्ट है सब विलोपित कर दो और माननीय सदस्य सब्जेक्ट पे बात करें। आपने संज्ञान में ला दिया, सरकार के संज्ञान में ला दिया, इससे उसको बोलूंगा, सरकार के संज्ञान में ला दिया। माननीय सदस्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपने सरकार के संज्ञान में ला दिया। उसने क्या किया ये कोई स्टील की जरूरत नहीं है। सारा विलोपित करें। मैंने कर दिया विलोपित। क्या करेंगे? कर दिया, क्या मतलब हुआ? मैंने विलोपित। आप तो सब कुछ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, हाँ साहब, आप ये और पता निंदनीय है। नहीं, बुलाने की बात नहीं है, लेकिन बात रखनी जो जिसके साथ में घटना होती है राजेंद्र राठौड़, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, मुख्यमंत्री ने वो कह दिया, क्या मतलब इन सब बातों का? कुछ छोटी मोटी कोई बात आपके साथ हो गई, मंत्री जी बैठे हुए, आपने संज्ञान में ला दिया, मंत्री जी इस बात की जानकारी ले लेंगे। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। सभापति महोदय, आसन सर्वप्रिय है, आसन के सब अधिकार प्राप्त है। सभापति महोदय अपनी आप बीती सुनाई उन्होंने। आप सभापति महोदय उस मानसिकता को नहीं जानते। जब इनके परिवार के लोगों ने वहां पहुंचने से पहले मुझे टेलीफोन किया तो मेरी आंखों में आंसू इसलिए निकल पड़े कि उन्होंने कहा कब आपका साथी जाने वाला है। ये अपने आप बीती सुनाई, इसलिए इस पर उत्तेजित होने की क्या बात है? डॉक्टर ने दूसरे की शीट के आधार पर इनके इंजेक्शन लगाए। दूसरे की रिपोर्ट देख करके लापरवाही डॉक्टर के, मुख्यमंत्री ने कहा लापरवाही, मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्री क्या बात कर रहे हो? प्लीज ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको बिराजिए। आपने अपनी बात संज्ञान में ला दी, मंत्री महोदय यहाँ पे बिराजे हुए हैं, मंत्री जी ने सुन लिया, अपने आप इस बात पर कार्रवाई करेंगे। मैं इससे आगे आपको चर्चा करने की इजाजत नहीं देता इस मामले। अपनी बात रखें आप। माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, वार्ता नहीं, आपस में वार्ता नहीं। वो मंजर जो है वो मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा। और मेरे ऊपर जो घटना घटी किसी दूसरे और किसी के साथ में घटती, वो किसी दूसरे की रिपोर्ट, ये डॉक्टर्स की लापरवाही बता रहा हूं कि बिना किसी दूसरे की रिपोर्ट देख करके संज्ञान में ला दिया। अब आपको आगे कोई बात करनी है? हाँ, आगे बात कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय। इसी पे डिबेट होगी। समय की सीमा है, समय की सीमा 50 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, 50 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। यदि इस तरह से आप हाउस को जो है हाईजेक करेंगे, आज अपनी बात रख नहीं पाएंगे। अपनी बात रखें। धन्यवाद सभापति महोदय। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भवन है, CHC और PHC के, जो बजट में घोषणा की गई थी,
वो बजट की घोषणाएं की गई उनके अंदर जो भवन बनने हैं उन भवनों को तुरंत बनाया जाना जरूरी है। मैं राजस्थान सरकार के बाकी सब चीज़ों को, चूँकि अब ये लंबा काम हो गया, लेकिन एक बात कहते हुए मेरी बात को विराम दूंगा कि ये जो ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन का एक मुझे पत्र मिला है, इसके अंदर व्याख्याता, टीचिंग स्कूल और बाकी सारे लोगों को ये गजेटेड ऑफिसर मानते हैं और इन नर्सिंग ट्यूटर्स को नहीं मानते हैं। तो ये भी समान वेतनमान में काम करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, इनके साथ में ये अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको भी गजेटेड के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। बाकी मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे जो मैंने पहले भी रखी हैं, ये सीटी स्कैन और सीआरएम मशीन जिला अस्पताल है रतनगढ़ का, उसके अंदर लगाया जाना चाहिए। और डायलिसिस के लिए सरकार की भावना, सरकार की मंशा है कि डायलिसिस तो रतनगढ़ अस्पताल में, छापर सीएचसी, राजलदेसर के अंदर और जो सीएचसी हैं उनके अंदर सरकार की भावना के अनुसार वहाँ पर डायलिसिस मशीन लगा करके डायलिसिस की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। डॉक्टर्स जहाँ पर निश्चेचन की व्यवस्था ही नहीं है, जहाँ ऑपरेशंस होते ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनको हटा करके जहाँ ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर लगाए जाने की मैं मांग करता हूँ। और ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक 2008 तक की जो संविदा कर्मी आज तक कैडर में दर्ज नहीं हुआ है, प्रमोशन नहीं हुए हैं, उनके ऊपर भी मैं मांग करती हूँ। और 2013 की भर्ती जो मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने भी कही, उन सब को भी मैं शामिल करते हुए माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं कि वो चाहे सरकार 13 के बाद में हमारी रही हो, लेकिन अब तो 4 साल से आपकी सरकार है, उसके ऊपर निर्णय करके और वो करें। एक सीएचसी स्तर के ऊपर होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा भी यदि आप उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें तो ये भी पद्धति कारगर है। मैं यही बात कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।